ह्यूमन राइट्स के ऊपर, ह्यूमन राइट्स में भी स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एक यूएन का डिक्लेरेशन आया था और उस डिक्लेरेशन पर बात भी हुई थी और वो चर्चा का मुद्दा भी रहा। तो उस पर हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। क्यों रहा फंडामेंटल राइट, प्रोटेस्टिंग इज अ फंडामेंटल राइट, ये था आपका करंट टॉपिक। इसका मतलब जो विरोध करने का जो अधिकार है उसे यूनाइटेड नेशन ने एक मूलभूत अधिकार के तौर पर डिक्लेयर किया है। Recently, the United Nations Human Rights Committee has reaffirmed that protesting peacefully, online or in person, is a fundamental human right. तो यूनाइटेड नेशन की जो ह्यूमन राइट कमेटी है उसने डिक्लेयर किया है कि जो शांतिपूर्ण आपका प्रोटेस्टिंग का जो राइट है, चाहे वो ऑनलाइन है या व्यक्तिगत तौर पर किया गया है, वो एक फंडामेंटल मानवाधिकार है या एक मूलभूत मानवाधिकार है। इसी को लेकर ये चर्चा में रहा। एक्चुअल में आया क्यों, आपको पता है कि अभी एंटीफा ग्रुप पर हम लोगों ने एक टॉपिक भी क्लियर किया था, जो कि अमेरिका के अंदर एक जो न्यू आपका कॉलोनिज्म है या जो न्यू रेशनलिज्म है उसको अगेंस्ट बहुत सारे धरने या बहुत सारा विरोध प्रदर्शन कर रहा है। तो विरोध का मेन जो उद्देश्य है वो यही है कि जो सरकार है, ये सरकार के अगेंस्ट अगर प्रोटेस्टिंग की जा रही है तो कभी कभी ऐसा होता है कि कई देशों में लोकतंत्र के अगेंस्ट सरकारें काम कर रही हैं, वहाँ पर नागरिकों के मानवाधिकारों के साथ साथ जो उनके ह्यूमन राइट्स हैं, मतलब मानवाधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनको तोड़ा जाता है। और जबकि एक लोकतंत्र या एक डेमोक्रेसी के अंदर ये एक बेसिक राइट है कि जब सरकार को चुनकर, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है कि सरकार चुनी हुई होगी, लोग उसे चुनेंगे, चाहे वो डायरेक्ट चुने या इनडायरेक्ट चुने, और वो सरकार जब जनता द्वारा चुनकर आती है तो जनता के प्रति उत्तरदायी भी होती है। अगर वो जनता के प्रति उत्तरदायी है तो इसका मतलब अगर गवर्नमेंट में कोई भी दिक्कत होती है, गवर्नमेंट अपना जनता के अकॉर्डिंग या उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग या उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही होती है, तो ये उसको राइट दिया जाता है डेमोक्रेसी के अंदर कि वो उसे उसके अगेंस्ट विरोध कर सकती है, उसकी आलोचना कर सकती है और अपनी शिकायत बता सकती है कि वो सरकार से क्या चाहती है। तो ये प्रोटेस्टिंग अपने आप में डेमोक्रेसी का ही एक की एलिमेंट है कि अगर ये नहीं है तो फिर आपका जो फंडामेंटल राइट है डेमोक्रेसी के अंदर वो कहीं ना कहीं अधूरा है, क्योंकि जनता ने चुना और जनता को ही राइट नहीं है कि जो व्यक्ति चुनकर गया है, उसने भेजा है, वो उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है या उनके अकॉर्डिंग या उनके इंटरेस्ट में काम नहीं कर रहा है या उसके अगेंस्ट उसको शिकायत करने का अधिकार नहीं दिया गया है, तो ये अधूरी लोकतंत्र की परिभाषा होगी। ठीक है, तो इसीलिए जब एंटीफा ग्रुप को लेकर आपने देखा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने उसको एक विरोधी आतंकवादी संगठन के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। इसके अलावा आपने अभी हांगकांग का मैटर देखा होगा, हांगकांग में भी बहुत सारे मानवाधिकारों को लेकर उल्लंघन किया गया चाइना की पुलिस द्वारा, उनके विरोध प्रदर्शनों को, जिसको हमने अम्ब्रेला मूवमेंट के तौर पर भी जाना है या पढ़ा है, उनको दबाया गया है। वहाँ की जो चाइना पुलिस है उसने इन विरोध प्रदर्शनों पर लाठीचार्ज भी किया है, बहुत सारे इलीगल जो सप्रेसिंग एक्ट्स हैं वो भी किए गए हैं। तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर कहीं ना कहीं एक चर्चा बना हुआ है कि जब लोग प्रदर्शन करते हैं तो सरकारों द्वारा जो उन पर सप्रेस किया जाता है और वो भी बहुत ज़्यादा बहुत वायलेंट होता है, जबकि सरकार को ये वायलेंट होना कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो फिर ये फंडामेंटल राइट जो कि नागरिकों को मिलता है, तो फिर उस पर सरकार जो है इस तरह के कदम कैसे उठा सकती है, जबकि वो धरना या विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्वक किए जा रहे हैं। अगर वायलेंट है तो राइट बनता है कि किया जाए, उसे रोका जाए, लेकिन अगर शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा है, जैसे कि हांगकांग में भी दिया गया और बीजिंग के अंदर भी दिया गया, तो वहाँ पर फिर इस तरह के वायलेंट स्टेप थ्रू द गवर्नमेंट कहीं भी जस्टिफाई नहीं होते। ठीक है, इसी को ध्यान में रखकर जो यूएन की ह्यूमन राइट कमेटी है, इसने एक बार फिर इसे प्रोटेस्टिंग को एक फंडामेंटल राइट घोषित किया है। ठीक, यहाँ पर बात कर लेते हैं यूएन ह्यूमन राइट कमेटी की। इतना क्लियर हो गया कि क्यों आ गया, क्योंकि यूएन ह्यूमन राइट कमेटी ने ही इसको एक प्रोटेस्टिंग को फंडामेंटल राइट के तौर पर डिक्लेयर किया है। नाउ कम टू द यूएन ह्यूमन राइट कमेटी।
It is tasked with monitoring how country implement the International Covenant on Civil and Political Right 1976। जो यूएन ह्यूमन राइट कमेटी है, इसका जो काम है ये देखना है कि अलग अलग देशों द्वारा, ये विश्व के जितने भी देश हैं वो किस तरह से जो इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, इसका मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय एक आप एग्रीमेंट बोल सकते हो सिविल और पॉलिटिकल राइट ICCPR 1976 को अलग अलग देशों द्वारा किस तरह से लागू किया गया है, किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है, इसको भी मॉनिटरिंग करती है ये ह्यूमन राइट कमेटी। ठीक है, विच अंडर आर्टिकल 21 इसी एक्ट का या इसी एग्रीमेंट का इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1976 विच अंडर आर्टिकल 21 गारंटीज द राइट टू पीसफुल असेंबली। इसी कॉन्वेनेंट या इसी एग्रीमेंट के आर्टिकल 21 में ये गारंटी दी गई है कि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार लोगों को प्रोवाइड कराता है कि वो इसे मतलब उनका एक अधिकार है, उसकी गारंटी मिलती है हमें आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट ऑफ 1976। तो किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्ण धरना देने के अधिकार की गारंटी देता है ये एग्रीमेंट या ये कॉन्वेनेंट 1976 का, और इसका आर्टिकल 21 में ये डिक्लेयर है। तो यहाँ पर इस कमेटी के साथ ही साथ ह्यूमन राइट कमेटी के साथ साथ लेटेस्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ राइट टू पीसफुल असेंबली डिक्लेयर मतलब ये एकदम क्लैरिफाई किया गया है कि राइट टू पीसफुल असेंबली का जो इंटरप्रिटेशन है वर्तमान में किस किस तरह से देखा जाता है या किस किस तरह से राइट टू पीसफुल असेंबली किस तरह से व्याख्यात या उल्लेखित किया जाता है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट है फंडामेंटल ह्यूमन राइट फॉर पीपल। ये है एक लोगों के लिए एक फंडामेंटल मानवाधिकार है या एक मूलभूत मानवाधिकार के तौर पर देखा जाता है राइट टू पीसफुल असेंबली, टू गैदर, टू सेलिब्रेट और टू एयर ग्रीवेंस इन पब्लिक एंड इन प्राइवेट स्पेसेस, आउटडोर, इंडोर एंड ऑनलाइन इज द फंडामेंटल ह्यूमन राइट। इसका मतलब लोगों को इकट्ठा होने का, मनाने का या मतलब किसी भी शिकायत को बताने का, चाहे वो पब्लिक प्लेस पर है या प्राइवेट स्पेस पर है, घर के अंदर है या बाहर है या ऑनलाइन है, तो ये अगर लोग इस तरह से शिकायत या इस तरह से प्रोटेस्टिंग करते हैं और वो शांतिपूर्ण हैं तो वो उनका एक मानवाधिकार है। ये एक पीसफुल असेंबली के तौर पर उल्लेखित होता है। फिर प्रोटेस्टर्स, इसका मतलब जो विरोधी हैं या जो आप बोल सकते हो जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोधी हैं, जिसमें कि एवरीवन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, इसमें हर व्यक्ति चाहे उसमें बच्चा है, फॉरेन नेशनल्स, इसमें जो विदेशी राशि लोग हैं, वुमेन, माइग्रेंट्स वर्कर्स, असाइलम सीकर्स एंड रिफ्यूजीज कैन एक्सरसाइज द राइट ऑफ पीसफुल असेंबली। प्रोटेस्टर्स इसमें कोई भी हो सकता है, चाहे वो आपके राष्ट्र का है, चाहे बाहर है, चाहे उसमें बच्चा है, चाहे वो आपका प्रवासी है या शरणार्थी है, कोई भी अपने लेवल पर जाकर अगर पीसफुल असेंबली करना चाहता है तो उसे पूरा अधिकार दिया गया है, उसे एज ए प्रोटेस्टर डिक्लेयर किया जाएगा और उसे ये पूरा अधिकार दिया गया है। साथ ही प्रोटेस्टर्स को जो प्रोटेक्शन दी गई है इस कॉन्वेनेंट के थ्रू 1976 के थ्रू, वो क्या है? प्रोटेस्टर्स हैव द राइट टू वियर मास्क और हुड्स टू कवर देयर फेस एंड that government should not collect personal data to harass or intimidate participant। जो भी विरोधी हैं या जो विरोध प्रदर्शनकारी को ये अधिकार दिया गया है कि वो विरोध प्रदर्शन के दौरान मास्क पहन सकते हैं और अपने फेस को कवर कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है उनसे जुड़ा हुआ जो पर्सनल डाटा है उसे कलेक्ट नहीं करेगी किसी भी कॉस्ट पर, और ना ही उस अगर डाटा कलेक्ट करती है तो डाटा कलेक्ट करने के साथ साथ उसको व्यक्ति को हैरेस करने का आधार नहीं बनाएगी, पहले तो करेगी ही नहीं, और अगर बाय चांस करना पड़ जाता है तो उसको हैरेस करने का अधिकार नहीं दिया गया है। जैसे हम अभी हमारे पीछे मुद्दा छिड़ा था आधार को लेकर, तो आधार में हमारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो हमारी पर्सनल है या हमारा पर्सनल डाटा गया है,
तो बीच में ये मुद्दा भी छिड़ा था कि इसका मिसयूज़ किया जा सकता है। तो इसी तरह के मुद्दे भी छिड़े हुए हैं। इसी को ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति का या विरोध प्रदर्शनकारियों का गवर्नमेंट कोई पर्सनल डाटा लेती है तो उसके आधार पर उसको हैरेस नहीं करेगी। साथ ही साथ जो उनमें लोग शामिल हैं उनको भी उनका जो पर्सनल डाटा ना तो उनको इकट्ठा किया जाएगा, और किया जाता है तो उनको भी उसका आधार पर हैरेस नहीं किया जाता। सिंपल सी बात है कि जो आपका कॉन्वेनेंट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1976, जो कि पीसफुली असेंबली का राइट दे रहा है, गारंटी दे रहा है, उसके अंदर पीसफुल असेंबली को एज अ फंडामेंटल राइट बताया गया है। साथ ही साथ प्रोटेस्टर्स को भी बताया गया है कि कौन कौन प्रोटेस्टर हो सकते हैं, उनको प्रोटेक्शन भी दी गई है, और गवर्नमेंट को भी डायरेक्ट किया गया है कि वो इस तरह के प्रैक्टिसेस नहीं करेगी जिससे कि उनका ये राइट ख़त्म होता है या इन्फ्रिंज होता है। ठीक, फिर इसमें रोल ऑफ जर्नलिस्ट एंड ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर्स, इसी के साथ उन लोगों का या जर्नलिस्ट का जो पत्राचार से जुड़े हुए लोग हैं या जो ह्यूमन राइट्स के जो ऑब्जर्वर्स हैं, उनका भी कुछ इसमें क्षेत्र या उनके अधिकार बताए गए हैं। दे हैव द राइट टू मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट एनी असेंबली इंक्लूडिंग वायलेंट एंड अनलॉफुल वंस। इसी एक्ट के अंदर जर्नलिस्ट को भी और ह्यूमन राइट ऑब्जर्वर्स को भी ये राइट दिया गया है कि कोई भी असेंबली जिसका प्रदर्शन किया जा रहा है या विरोध प्रदर्शन हो रहा है, चाहे वायलेंट है या अनलॉफुल है, वो इसका मतलब अवैधानिक है और या फिर हिंसक है, उसको मॉनिटर करने का, उसको लिखने का या उसको दस्तावेज में डालने का पूरा अधिकार दिया गया है इस कॉन्वेनेंट या इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। फिर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस या गवर्नमेंट कह सकते हैं रुकावटें एक तरह से, या इसको गवर्नमेंट ऑब्लिगेशंस के तौर पर ही देखते हैं। गवर्नमेंट कुड नॉट प्रोहिबिट प्रोटेस्ट by making generalized reference to public order or public safety or unspecified risk of potential violence। गवर्नमेंट को इसमें रोका गया है, गवर्नमेंट पर एक सीमा लगाई गई है कि गवर्नमेंट केवल सामान्य विचारधारा या सामान्य कारणवश इस अधिकार को रोक नहीं सकती। वो कहती है कि मैंने पब्लिक ऑर्डर में या पब्लिक सेफ्टी के लिए ये इनके विरोध प्रदर्शन पर अंकुश लगा दिया है। तो इसमें मना किया गया कि जनरलाइज रेफरेंस है वो भी पब्लिक ऑर्डर या पब्लिक सेफ्टी या अनस्पेसिफाइड रिस्क ऑफ पोटेंशियल वायलेंस, या वो ये कह रहे हैं कि भविष्य में इससे इस विरोध प्रदर्शन से कुछ हिंसा भड़कने का अनुमान लगाया जा सकता है। तो पहले गवर्नमेंट को यहाँ पर रोक लगा दी गई है कि वो इन्हें आधार नहीं बनाएगी प्रोटेस्ट या प्रोटेस्टिंग राइट को कर्व करने का या उसको इन्फ्रिंज करने का। उसे एक आधार, मजबूत आधार देना होगा, और उसके अगर वो बनाती भी है, उसने मान लो पब्लिक ऑर्डर को या लोक व्यवस्था को आधार बना, तो लोक व्यवस्था को उसे डिफाइन करना होगा कि किस तरह से, क्योंकि पीसफुल असेंबली में कोई पब्लिक ऑर्डर कैसे डिस्टर्ब हो सकता है, ये जब तक ऑब्जर्व नहीं किया जाएगा तो उस पर रोक भी नहीं लगाई जा सकती। जब तक उसको डिपैथ में जाकर उसकी स्टडी नहीं की जाती या उसकी कंडीशंस डिसाइड नहीं की जाती तो कोई भी गवर्नमेंट उस पर रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई। हम मानते हैं कि वायलेंट में पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन पीसफुल असेंबली में ये बात डाइजेस्टेबल नहीं है कि उससे पब्लिक ऑर्डर को या पब्लिक सेफ्टी को कोई नुकसान पहुंचेगा या उससे भविष्य में कोई खतरा उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट, मैंने अभी बताया कि डेमोक्रेसी का एक की पॉइंट है, तो हम इसे रोक नहीं सकते। गवर्नमेंट कैन नॉट ब्लॉक इंटरनेट, साथ ही साथ गवर्नमेंट ब्लॉक नहीं कर सकती इंटरनेट नेटवर्क को और क्लोज डाउन एनी वेबसाइट बिकॉज ऑफ देयर रोल्स इन ऑर्गेनाइजिंग और सॉलिसिटिंग अ पीसफुल असेंबली। गवर्नमेंट ना तो किसी इंटरनेट नेटवर्क को रोक सकती है और ना ही वेबसाइट को ब्लॉक कर सकती है जिसका यूज़ किया जा रहा है कि किसी असेंबली को शांतिपूर्ण। आपने देखा होगा सिग्नेचर कैंपेन्स चलते हैं या ऑनलाइन भी बहुत सारे कैंपेन्स चलते हैं, विरोध प्रदर्शन का आधार बनाते हैं, लेकिन उसमें किसी तरह की वायलेंस की हमें कोई चर्चा नहीं मिलती है। तो वहाँ पर गवर्नमेंट को पहली ये लिमिट लगा दी गई है कि वो इंटरनेट को ब्लॉक नहीं करेगी, वो किसी वेबसाइट को क्लोज़ नहीं करेगी
और जो कि शांतिपूर्ण धरने से संबंधित या शांतिपूर्ण प्रदर्शन से रिलेटेड है, वहाँ बिल्कुल भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करके इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह की प्रैक्टिसेस को नहीं करेगी कि उनका मूल अधिकार छीना जा सके या फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज किया जा सके। और आप जानते हैं कि इंटरनेट वर्तमान में एक मूल अधिकार का ही भाग है, तो हम उसे वैसे भी ब्लॉक नहीं कर सकते, और अगर किया जाता है तो उस पर बहुत सारी कंडीशंस लगती हैं तभी वो होता है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन है, ये गवर्नमेंट पर लगाई गई हैं इस कॉन्वेनेंट या एग्रीमेंट के थ्रू कि गवर्नमेंट इन चीज़ों पर इन जनरलाइज वे में कोई भी फंडामेंटल राइट को कर्व नहीं कर सकती जो कि प्रोटेस्टिंग से रिलेटेड है, वो भी स्पेशली पीसफुल असेंबली के लिए। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द इन इंडियन रेफरेंस। इन इंडियन सिनारियो या इन इंडियन रेफरेंस, प्रोटेस्टिंग हमारे यहाँ पर आप जानते हो कि वायलेंट भी होता है, नॉन वायलेंट भी होता है। जैसे हमने देखा था आधार को लेकर, या हमने इन्वायरमेंट को लेकर, या बहुत सारी नर्मदा बचाओ को लेकर, ये हमारे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन होते हैं। बहुत सारे शांतिपूर्ण होते हैं और बहुत सारे वायलेंट होते हैं। तो भारत का जो संविधान है या भारत के अंदर क्या व्यवस्था है प्रोटेस्ट को लेकर, वो एक बार हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। इंडिया इज़ अ स्टेट पार्टी टू द ICCPR, इसका मतलब इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1976 का भारत साझेदार है। द राइट टू प्रोटेस्ट, पब्लिकली क्वेश्चन एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू आंसर इज अ फंडामेंटल पॉलिटिकल राइट अंडर आर्टिकल 19। जो राइट टू प्रोटेस्ट है, टू पब्लिकली क्वेश्चन और सार्वजनिक तौर पर क्वेश्चन करना, फोर्स टू द गवर्नमेंट टू आंसर, इसका मतलब गवर्नमेंट को जवाब, उसकी जवाबदेहिता तय करने के लिए हमारा जो भारतीय संविधान है उसका आर्टिकल 19 जो है, ये जनता को या लोगों को अधिकार देता है कि वो प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, शांतिपूर्ण धरना भी दे सकते हैं, वो सरकार से क्वेश्चन भी कर सकते हैं और सरकार की जवाबदेहिता बनती है। आर्टिकल 19(1)(a states that all citizens shall have the right to freedom of speech and expression। आर्टिकल 19(a) सभी नागरिकों को यह अधिकार देता है कि उन्हें स्वतंत्रता दी गई है अपने विचारों को और अपने भावों को एक्सप्रेस करने की। आर्टिकल 19(1)(b states that all citizens shall have the right to assembly peacefully and without arms। सेकेंड क्या कह रहा है, 19(1)(a पीसफुली असेंबली के लिए बात कर, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, जबकि जो हमारा आर्टिकल 19(1)(b है वो क्या कह रहा है, वो राइट टू पीसफुल असेंबली या असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। तो हमें सभी नागरिकों को वो अधिकार दे रहा है कि सभी नागरिकों को ये अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण धरना दे सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं बिना किसी आर्म्स के, बिना किसी हथियारों के। तो हमारा इसका मतलब जब हम साझेदार पार्टी हैं, भारत साझेदार पार्टी है ICCPR की, तो भारतीय संविधान भी उस अधिकार को देता है लोगों को या यहाँ के नागरिकों की कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, वो असेंबली कर सकते हैं, लेकिन वो पीसफुली असेंबली की बात करता है, विदाउट आर्म्स की बात करता है। However, the state can impose reasonable restriction on the exercise of right of assembly on 2 grounds। लेकिन भारत के अंदर जो स्टेट है, जो राज्य भारत है या राष्ट्र है या स्टेट है, इस अधिकार पर दो तरह से या दो आधारों पर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकता है या प्रतिबंध लगा सकता है। वो प्रतिबंध कौन कौन से आधारों पर लग सकते हैं? पहला है सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसका मतलब देश की संप्रभुता और एकीकृत या मतलब एकीकरण के आधार पर अगर देश की सॉवरेनिटी टूटती है या मतलब देश की एकता और अखंडता, सीधे सीधे हम कह सकते हैं देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को अगर खतरा है, तो जो राज्य है या भारत है इस पीसफुल असेंबली पर रोक लगा सकता है। ठीक है, एंड पब्लिक ऑर्डर, अगर पब्लिक ऑर्डर है या आप कर सकते हो जो लोक व्यवस्था है उसको आधार बनाकर भी भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार किसी राज्य में देखा जाए तो इस प्रोटेस्टिंग के अधिकार को रोक सकती है या इस पर अंकुश लगा सकती है, इंक्लूडिंग मेंटेनेंस ऑफ ट्रैफिक इन द एरिया कंसर्न।
इसका मतलब जब पब्लिक व्यवस्था या लोक व्यवस्था को बनाया जाना है तो उस क्षेत्र में अगर ट्रैफिक से रिलेटेड उस पर्टिकुलर एरिया में कोई भी विषय ऐसा उभर आता है जो कि लोक व्यवस्था पर खतरा बनता है, तो हम जो हमारी सरकार है वो हमारे इस प्रोटेस्टिंग राइट को थोड़े टाइम के लिए प्रतिबंधित कर सकती है, जब तक कि वो मैटर या वो मुद्दा बना रहता है। तो हम इंटरनेशनली हम एक एग्रीमेंट को फॉलो करते हैं, साथ ही साथ हम भारत के संविधान को भी फॉलो करते हैं। और जैसे कि भारत के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया इज़ इंडिया हैविंग अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू इट्स रिचुअल्स, इट्स कल्चर, इट्स रिलीजन, बहुत सारी चीज़ों में हम डाइवर्सिटी रखते हैं। तो यहाँ पर पीसफुल असेंबली के साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि असेंबली पीसफुल स्टार्ट हुई थी लेकिन वो वायलेंट हो गई, लेकिन और कभी कभी ऐसा होता है कि असेंबली वायलेंट ही स्टार्ट हुई थी, तो वहाँ पर हमें चीज़ों पर पहले से ही लिमिट्स लगानी पड़ी। और इसी को ध्यान में रखकर हमने इस अधिकार को हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ के लोगों को प्रोवाइड कराया है संविधान के थ्रू विद लिमिट्स। उस पर शर्तें हैं, वो शर्तें प्रदान की गई हैं, क्योंकि राष्ट्र के हित में जब चीज़ें की जाती हैं तो सारे अधिकार फिर एक साइड कर दिए जाते हैं, पहले नेशनल इंटरेस्ट की बात की जाती है। ठीक है। फर्दर इंडियन कोर्ट्स हैव reiterated that the right to protest is a fundamental right। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो हमारे यहाँ पर कोर्ट्स ने ऑलरेडी इसको कहा हुआ है कि जो प्रोटेस्ट है वो अपने आप में एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन है कैसे, विद कंडीशंस और कुछ लिमिट्स के ब्याह पर, या उस पर जो कंडीशंस लगाई गई हैं अगर वो कंडीशंस बन रही हैं तो कुछ टाइम के लिए रोका जा सकता है। क्योंकि हमें पता है कि हमारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं हैं। अगर हम आर्टिकल 17 और 24 को छोड़ देते हैं, बाकी पॉलिटिकल राइट्स हम जो नेशनल इमरजेंसी होती है वहाँ पर रोके जा सकते हैं। कभी कभी जो 19 है वो अगर हम 358 के तहत देखें तो वो रोका जा सकता है, आर्टिकल 19 रोका जा सकता है। लेकिन अगर वही नेशनल इमरजेंसी लगती है तो 359 के तहत राष्ट्रपति जो फंडामेंटल को राइट को रोकने की बात करता है या उन पर प्रतिबंध लगाने की बात करता है तो वो रोके जा सकते हैं। तो हमें यहाँ पर समझ में आता है जब नेशनल इंटरेस्ट की बात होती है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सभी लोगों का एक इंटीग्रेटेड या पूरे राष्ट्र का जो अस्तित्व है उस पर डिपेंड करता है, ना कि लोगों के स्वतंत्रता को ध्यान में रखा जाता है। स्वतंत्रताएं कुछ टाइम बाद दी जा सकती है, लेकिन अगर राष्ट्र ही टूट जाए या राष्ट्र ही किसी और सत्ता के अधीन आ जाए तो फिर लोगों की नागरिकता अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए पहले हम नेशनल इंटरेस्ट पर काम करते हैं, उसके बाद जब सिचुएशन नॉर्मल हो जाती है तब हमारे राइट्स हमें वापस मिल जाते हैं और हम उन्हें वापस इंजॉय कर पाते हैं। तो यहाँ पर समझ में आ गया, हमें राइट भी मिला हुआ है प्रोटेस्टिंग का, लेकिन हमारे उस पर कंडीशंस भी लगाई गई हैं। नाउ कम टू द ICCPR, इसका छोटा सा एक व्यू देख लेते हैं। ICCPR अडॉप्टेड इन 1966 UN जनरल असेंबली बाय द UN जनरल असेंबली। इसका मतलब जो ICCPR है इसको 1966 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा अडॉप्ट किया गया एंड केम इनटू फोर्स इन 1976। और ये प्रवर्तन में इसका जो प्रवर्तन हुआ वो 1976 से लागू है। ठीक है। द ICCPR इज़ अ की इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो प्रोवाइडिंग अ रेंज ऑफ प्रोटेक्शन फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, जो लोगों के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। एक लंबी एक श्रृंखला है जिसके माध्यम से ये जो ICCPR है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोगों के सिविल और पॉलिटिकल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है या उससे संबंधित शर्तें बताता है। द ICCPR टुगेदर with the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic and Social Cultural Rights are considered the International Bill of Human Rights। तो ये क्वेश्चन यहाँ से रेज हो सकता है कि किसे इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के तौर पर कन्वर्ट किया जाता है या कंसीडर किया जाता है, या इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से अदर एग्रीमेंट शामिल होते हैं या कॉन्वेनेंट शामिल हैं। तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड द इंटरनेशनल कॉन्वेनेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चर राइट्स कंसिडर्ड द इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट।
clear? Now, the ICCPR obligates countries that have ratified the treaty to protect and preserve basic human rights. जो ICCPR है वो इसके साझेदार पार्टी और जो अदर राष्ट्र जिन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है उनको ये रेटिफाई करने या उनको पुष्टि करने के लिए कहता है कि वो अपने नागरिकों के जो सिविल और पॉलिटिकल राइट हैं उनको संरक्षित करने और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए इस संधि को रेटिफाई करें, जिससे कि उनके नागरिकों के मानवाधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित किया जा सके। ठीक है, हाँ, तो इतना क्लियर होना चाहिए कि जो प्रोटेस्टिंग इज़ अ फंडामेंटल राइट जो टॉपिक था या ये जो इशू क्रिएट हुआ था या जो न्यूज़ में बना रहा वो यूएन ह्यूमन राइट कमेटी की वजह से बना, क्योंकि ने इसको अफर्म्ड किया एज अ फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ह्यूमन राइट के तौर पर। और इसको कब लाया गया है, कब से काम कर रहा है या इसका कार्य क्या है, साथ ही साथ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल जो प्रोटेस्टिंग है वो फंडामेंटल राइट के तौर पर कैसे कंसिडर किया जाता है, क्या उस पर कुछ कंडीशंस हैं या वो हमेशा बना रहता है। साथ ही साथ ICCPR के बारे में क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्टली रेज होते हैं और ये हमारे जो पेपर 2 है वहाँ से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। करंट में हमें इसे देखना ही है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इससे जुड़ी हुई चीज़ें मैंने आपको खुलकर समझा दी हैं। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप उसे जो भी आप पूछना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा और अपने जो भी इससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं अगर आपको अपडेट होती हैं तो आप मुझे भी इस चीज़ में असिस्ट कर सकते हैं, आप मुझे भी बता सकते हैं। हो सकता है मुझसे बहुत सारी चीज़ें छूट जाए, लेकिन जितना मैं एफर्ट कर सकती हूँ मैं उतना कर रही हूँ। बाकी आप मुझे अगर हेल्प करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ें डालेंगे तो मैं उनको और अपडेट करने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल मेरी कोशिश यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू से समझा सकूं जिस पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बनाए जाते हैं या क्वेश्चन डेवलप होते हैं। ठीक है, तो ये था प्रोटेस्टिंग इज़ अ फंडामेंटल राइट। नाउ इट्स कंप्लीट एंड आगे हम लोग एक और नए टॉपिक के साथ आएंगे और डिस्कस करेंगे चीज़ों को, और वो हमारा करंट का एक नया टॉपिक तैयार होगा जिससे कि हमें एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट होगा कि हम लोग करंट को अपडेट करते चल रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपसे होप करती हूँ कि आप इस तरह की कोई भी चीज़ें अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कहीं को आपको किसी स्टूडेंट ने नेगेटिविटी या आपको डराने या कोई भी व्यक्ति, क्योंकि आप जब किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो आपको कहते हैं कि यहाँ से नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, कई बार आपको डीमोरलाइज करते हैं। तो जो अभी वर्तमान आपका टाइम चल रहा है, रीसेंट फेज जो चल रहा है, ये आपका सिर्फ अपनी स्टडी पे जो आपने पढ़ा है उस पर फोकस करने का है, ना कि लोगों के कमेंट पर या जो वो लोग कह रहे हैं उसको समझने या उस पर एक तरह से उसके डीप में जाने का। क्योंकि लोग कहते हैं और कहकर चले जाते हैं। हमारा काम होता है जो हमारी ड्यूटीज़ हैं उनको फुलफिल करना। वर्तमान में अगर आपने कमिट किया है, इस साल के लिए कमिट किया है कि आपको UPSC या PCS में अपना सिलेक्शन लेना है, तो उस पर फिर ऑनेस्टली आपको कमिटेड रहना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। सारे जो र्यूमर्स हैं या जो कमेंटिंग है उसको साइड करते हुए सिर्फ अपने फोकस कीजिए। ठीक है, आप चीज़ छोटी पढ़ें लेकिन क्लैरिटी के साथ पढ़ें तो आपको चीज़ें वो हेल्प करेंगी। अब नहीं करेंगी तो किसी और एग्ज़ाम में करेंगी, लेकिन क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे पास एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं है, करंट का कोई ऐसा सिलेबस नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि हाँ वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है या वहीं से बनेगा या यहाँ से नहीं बनेगा। हमें चीज़ें सब पढ़नी होती हैं, लेकिन कुछ हमारी रिकॉल मेमोरी पर डिपेंड करता है। कुछ चीज़ें सिर्फ हमें पढ़नी होती है और कुछ चीज़ें हमें याद करनी होती हैं। जो हमें रिकॉल करके हमें याद आ जाती हैं वो चीज़ें हमें थोड़ा कन्फ्यूजिंग होती हैं, लेकिन जब हम उन्हें देखते हैं तो हमें तुरंत याद आ जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम रिकॉल नहीं कर सकते जब तक हम उन्हें अच्छी तरह से स्टडी ना कर लें। ठीक है, तो टॉपिक को दोनों ही तरह से अपनी सिर्फ रीडिंग के तौर पर ही और स्टडी दोनों के तौर पर क्लियर करके चलेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू क्लास, गुड बाय।